आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि यार नादिर अली की पॉडकास्ट में लोग जलील होते हैं, गेस्ट जलील होते हैं। बहुत अच्छे इंटरव्यूज होते हैं, मज़ेदार बातें होती हैं, लेकिन बीच में अभी कुछ जो वायरल हुई हैं, सारा इंटरव्यू साइड पे रह जाता है, कुछ एक बात निकाल के लोग वायरल कर लेते हैं जिससे गेस्ट का इमेज खराब होता है। कौन सा ऐसा शो है आपका जो आप कहेंगी कि उससे लोगों को बड़ी सीख मिली और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, या बेस्ट शो है? नसीबो लाल का था। मैं नसीबो लाल से थोड़ा सा, मुझे उनके गानों से उस वक्त बड़ा इख्तिलाफ था कि यार ये गाने कितने फजूल गा रहे हैं। तो मैंने जब उनका इंटरव्यू सुना, जब उन्होंने बताया कि उनसे ज़बरदस्ती ये गाने गवाए जाते हैं, मेरी तो मतलब बात ही बदल गन पॉइंट पे। जी गन पॉइंट पे। बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, जिसमें है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी आपने लिया। कंगना मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन जब वो आई है शो पे तो उसने शॉर्ट फ्रॉक सा पहना था ना, ड्रेस, और उसके नीचे जो टांगे थी उस पे नील थे। सुस्त इंटरव्यू और ट्रैक, और आप भी कह रही हो खत्म हो बस ये, या तो ये इंटरव्यू खत्म हो या ये इंटरव्यू देने वाला खत्म हो। क्रिकेटर्स के साथ मुश्किल होती थी। क्रिकेटर्स के साथ? हाँ, मिसबाह-उल हक हैं। अच्छा। वो जब आए शो पे, मतलब तो मुश्किल हो गई थी भाई। मैं खुद घड़ी देख रही थी कब शो खत्म हो। दैट टाइम मॉर्निंग शो में आपकी सैलरी होती थी या पर एपिसोड चार्ज करती थी? हम लोगों की सैलरीज होती थी। वो क्या होता था? मेरी बहुत कम थी शुरू में। नहीं करे सच्ची? जब मैंने शुरू किया ना। कम कितनी? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। एक्टिंग में इनकी बहुत जान है, मॉर्निंग शो की ये पासबान है। सिखाया जिन्होंने बहुत शो को होस्टिंग, उनका नाम नादिया खान है। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। नादिर, आप कैसे हैं? सबसे पहले ये बताएं, आप कोई मेरे सामने बैठ के कोई दिल में दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा कि यार मैं जलील कर देता हूँ गेस्ट को, या इस तरीके की? क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि यार नादिर अली की पॉडकास्ट में लोग जलील होते हैं, गेस्ट जलील होते हैं। नहीं, गेस्ट कुछ कभी कभी बहुत अच्छे इंटरव्यूज होते हैं, मज़ेदार बातें होती हैं, लेकिन बीच में अभी कुछ जो वायरल हुई हैं, सारा इंटरव्यू साइड पे रह जाता है, कुछ एक बात निकाल के लोग वायरल कर लेते हैं जिससे गेस्ट का इमेज ख़राब होता है। ये मैं कह रही हूँ, आप नहीं डिसरिस्पेक्ट करते, लेकिन ये होता है कि वो बात ऐसी होती है कि उस पर फिर वो, मैंने देखा है ना कि वो उस गेस्ट को इतना लोगों ने फिर बोला, यार मुझे बुरा लगा कि यार ये क्यों बोला, ये नहीं बोलना चाहिए था, तो गेस्ट का इमेज खराब होता है। अच्छा नादिया, होता पता क्या है? नहीं है वैसे। नहीं, सही होता ये है कि देखें, मुंह से बात निकली पराई। गेस्ट जो भी बोलता है, हमारा काम होता है कि हम उन्हें डिलीवर करें, डालें। और बहुत से गेस्ट बोलते हैं कि ये चीज़ ऐसी डालो जैसा हमने बोला। हाँ। तो अब वो अपनी लाइफ की ऐसी ऐसी चीज़ें बता जाते हैं जो कि वायरल हो जाती हैं। सही। तो वायरल होना मकसद नहीं है, वायरल तो और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसमें मैं गन पॉइंट पे नहीं करा था। सही बात है। नहीं, आपने सवाल पूछा, उन्होंने बोला, बस मैं अगर आपकी जगह होती मैं कुछ चीज़ें एडिट कर लेती, क्योंकि उसमें कुछ खवातीन के बारे में बात हुई जो यहाँ नहीं थी, और वो शादीशुदा हैं और मेरी दोस्तें हैं, और मुझे पता है कि उनको दुख पहुँचा, तो मुझे ये था कि यार किसी ने कह दिया, ये एडिट हो जाता तो बेहतर था, क्योंकि किसी का घर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो दैट शुड नॉट हैपन। अपने बारे में वो बोलें जो मर्जी। लेकिन नादिया, इस पे एक बात बताएं कि अगर किसी के साथ किसी ने ज्यादती की है और वो अब फटना चाह रहा है या बताना चाह रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो गलत कर रहा है? कुछ बातें फिर भी गलत हैं, इसलिए क्योंकि वो बंदा वहाँ मौजूद नहीं है अपने आप को डिफेंड करने, या तो उसका भी मौक़िफ़ हो। और फिर ये क्या है, एक पुरानी बात है, उसके बाद लोग खास तौर पे देखें, किसी लड़की के बारे में बात करता है ना कोई, सोच समझ के बोलना चाहिए। उनका तो हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारा ऐसा है। अगरचे आप शबीर जान साहब की बात कर रही हैं या बहरोज़ सज़ारी साहब की बात कर रही हैं, तो जिनके लिए उन्होंने कुछ बोला है, तो उनके स्टेटमेंट्स तो नहीं आए। बस वही बात है ना, आप अगर स्टेटमेंट देते हैं तो वो बात और बड़ी हो जाती है। लेकिन मुझे बस ये लगता है कि कुछ बातें ख़ास तौर पे किसी औरत के बारे में कही हो तो उनको एडिट कर देना। लेकिन आपका आना, मैं समझता हूँ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने आके कम से कम ये रीत तोड़ी कि यार नादिर अली की पॉडकास्ट में गैस जलील होता, क्योंकि आप खुद भी आएंगे। गैस जलील नहीं होता, मैंने कहा उसका इमेज ख़राब होता है कुछ बातों की वजह से जो वो कह जाते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगी कि मैं शो पे नहीं आना चाहती थी, और मैं आई हूँ क्योंकि आपकी टीम ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया, मनाया अरसे से ही टीम है इनकी, और आप मान गई। हाँ, राफी ने मुझे बहुत अरसा अप्रोच किया, बोला, और मैं इनको बोलती थी मैं नहीं आ रही, मैंने नहीं आना, नहीं, ये नहीं सही, ये नहीं। तो फिर उसके बाद उन्होंने आपका मैसेज भी भेजा, आपसे जो बात हुई, और फिर मैंने कहा कि बहुत सोचा, आई वाज लाइक नहीं ठीक है, इतने प्यार से बुला रहे हैं, सही है, जाना चाहिए।
और वो बात भी सही है कि जो गेस्ट बहुत सारी चीज़ें जो बोल देते हैं वो खुद ही बोलते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वही चीज़ें लोग पकड़ के ना ब्लॉगर्स वायरल कर देते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें रह जाती हैं। वो कोई छोटी बात जिसमें कोई मिर्च मसाला गॉसिप कंट्रोवर्सी हो ना, मैं पता है नादिर मुझे बहुत अच्छा लगता है खुल के बोलूं, खुल के। हाँ, और मैं ये मुझे अब लगता है तो कि जो दूसरे खुल के बोल रहे हैं आप उनको मना कर रही हैं। थर्ड पर्सन किसी मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगी जिसका घर खराब हो। खुल के मेरी अपनी इतनी बातें, इतना कुछ है मजेदार सोसाइटी, विदाउट टेकिंग नेम्स, बहुत कुछ है मेरे पास बोलने को। लेकिन क्या होता है कि ब्लॉगर्स और ये जो वायरल लोग हैं ना, बोलते हैं, इवन मजाक भी कर दो ना, पकड़ लेते हैं। मुझे उससे बहुत अब चिढ़ होती है। ना इंटरव्यू लेने में मजा आता है, ना इंटरव्यू देने में मजा आता है। यार ये पता नहीं कौन सी बात पकड़ लेंगे और वो यकीन करें खतरनाक बन जाती है, कभी कभी आपकी सेफ्टी के लिए एक बन जाती है थ्रेट। सही, वी आर लिविंग इन अ डेंजरस सोसाइटी। खुल के बोले, पता नहीं क्या कोई बोल दे यार, तो वो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। मसलन कौन सा ऐसा शो है आपका जो आप कहेंगे कि उससे लोगों को बड़ी सीख मिली और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, या बेस्ट शो है मेरा? बेस्ट शो, हर शो ही बेस्ट था भाई, कोई एक पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है। हर चीज़, हर रोज़ ना मैं बताऊँ नादिर, कुछ शो में कुछ यूनिक हो जाता था। क्या? बस अल्लाह की ब्लेसिंग थी उस पर। मैं हैरान होती थी कि जिस शो से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी ना कि कुछ निकलेगा, इतने मज़े का बन जाता था। जैसे नसीबो लाल का था। मैं नसीबो लाल से थोड़ा सा, मुझे उनके गानों से उस वक्त बड़ा इख्तिलाफ था कि यार ये गाने कितने फजूल गा रही हैं। और मैं जब इंटरव्यू ले रही थी तो थोड़ी बायस थी कि आप मतलब इनका मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, लेकिन इनके गाने सही नहीं है। लेकिन फजूल गाने गाती है नसीबो लाल? उनके गानों के लिरिक्स बहुत गंदे होते थे ना। गंदे होते थे। अच्छा, अब नहीं उस वक्त फिल्मों के गाने। तो मैंने जब उनका इंटरव्यू सुना, जब उन्होंने बताया कि उनसे ज़बरदस्ती ये गाने गवाए जाते हैं, मेरी तो मतलब बात ही मतलब पलट गई ना। जी, गन पॉइंट पे उनको घर से उठा के ज़बरदस्ती उनसे गाने गवाए जाते थे। कहती है मुझे खुद शर्म आती है गाने गाते हुए। तो देखिए कितना पर्सपेक्टिव आपका बदल जाता है सामने वाले के लिए कि उसकी ये शौक़ नहीं है, उसकी मजबूरी है। मैंने बड़ी रिस्पेक्ट मुझे उसके बाद में नसीबो जी की करने लगी, और मेरे लिए आई ओपनर था। इसी तरह बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनर होता था। हर शो में कुछ ना कुछ यूनिक, ऑलवेज। सही। लोगों को जल्दी उठाना एक टैलेंट है, और आप सुबह सुबह उठा देती थी। हाँ। और 2006 से लेके 2010 तक आपने उठाया, लोगों के घरों में दस्तक दे के उठ जाओ, जैसे मुर्गा बांग लगाता है, आप भी बांग लगाती थी। हाँ। समझ नहीं बात को? तो वो मॉर्निंग शो में आप सबको उठाती थी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने 4 साल करा मॉर्निंग शो? नहीं, उससे भी ज़्यादा। 2003 में मैंने शुरू किया था एक चैनल से। उसके बाद 2006 पे मैं जियो पे आई, स्विच किया, और वहाँ वो बहुत बड़ा ब्रांड बना। करती मैं दुबई से ही थी, लेकिन जियो पे आके जो वो एक्सपोजर में मैं रहती वहीं थी। अच्छा। तो वहाँ कोई काम ही नहीं था। मैं टीचिंग कर रही थी, स्कूल में ड्रामा पढ़ा रही थी, ख्वार हो रही थी, जलील हो रही थी रोज़, और मिस करती थी। फिर मैंने आरजे बन गई ना मैं बीच में। आरजे मतलब रेडियो जॉकी में, रेडियो स्टेशन पे उनके एफएम पे काम कर रही थी, सिटी 1016 पे। और वहाँ मुझे उनका चेतन था हेड। एक दिन वो देख रहा ना, तो ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, देख रहा। थोड़ी देर बाद आया, कहता है आप गलत जगह हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, जॉब करनी है, काम करना है। कह रहे नहीं, यू आर एन आर्टिस्ट। कह रहे मैं बाहर से देख रहा हूँ, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे हो ना, आंखें, सर, हम अकेले बैठे वैसे बातें कर रहे होते थे ना, आज से आपके हाथ हिल रहे। कह रहे मैं घंटे से खड़ा आपको सिर्फ देख रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है आपको देखते हुए कि सुनने में वो बात नहीं जो आपको देखने में मज़ा आ रहा है। यू शुड बी ऑन टीवी। और मैंने कहा येस आई शुड बी, लेकिन कुछ है नहीं यहाँ, क्या करूँ? फिर मॉर्निंग शो हैपेंड, और मैं एक्चुअली, मुझे एक्टिंग का शौक़ है, लेकिन फिर जब होस्टिंग आई तो उसमें ही सारी एक्टिंग के शौक, चीज़ें, टाइमिंग, एक्सप्रेशंस उसमें काम आए। अच्छा, एक तो गिला आपने मुझे दिया, एक गिला अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको देना चाहता हूँ। मॉर्निंग शोज़ में अक्सर शादियाँ होती हैं, लड़ाई झगड़े भी, कुछ इस तरीके के भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और ये सब फेक होते हैं, रियल होते हैं? ये मिर्च मसाला वो लोग भी क्रिएट करते हैं टीआरपी के लिए? मैंने नहीं कभी किया। आपने नहीं मैंने कभी शादियाँ नहीं कराई। सही है। मेरे एक दफ़ा शो पे दावत ही हो गई थी मेरा, उसमें भी ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, सुबह मुझसे शो ही नहीं हो रहा था कि यार मैंने किसी की दावत रखी हुई है शो पे। मॉर्निंग शो पे दावत का क्या काम है? और जब मैंने एक ब्रेक के बाद दोबारा मॉर्निंग शो किया, उस वक्त तक ट्रेंड इतना ख़राब हो गया था कि मैंने रिज़ाइन कर दिया 1 साल बाद। मैंने कहा यार ये क्या हो गया है? इतने प्यार से बनाया था, एक मकसद था लोगों को एजुकेट करना, उनको पॉलिश करना, उनको सिखाना, एट द सेम टाइम एंटरटेन करें, पॉजिटिविटी, क्योंकि हमारे लोगों में बड़ी डिप्रेशन है।
ये शादी और ये जो चीज़ें थी फेकनेस, ये मैंने कभी नहीं की। मैं तो बल्कि इसके अगेंस्ट ही रही हूँ। मुझे लगता है कि दिस वाज द डेथ ऑफ मॉर्निंग शोज। आहिस्ता आहिस्ता मरा है, गला घोट के, लेकिन मर गया। अच्छा, हाँ, ये अब मॉर्निंग शो खत्म है आपके हिसाब से, ये फॉर्मेट? मॉर्निंग शो अब वैसा, और मॉर्निंग शो होस्ट की वो जो पीक थी और वो जो उनका इमेज था, वो सारा वो ख़त्म ही हो गया ना। हर चैनल का ड्राइवर होता था मॉर्निंग शो। एड्स नहीं मिलते थे, लोग सिफारिशें कर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही, स्पेस नहीं मिल रही, इतना चैनल पैसा कमाता था। पूरा रेवेन्यू एक तरफ, मॉर्निंग शो का रेवेन्यू। अच्छा, तो ये तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जिस हर चीज़ जो कामयाब होती है उसको फिर गिरा दिया जाता है, ख़राब कर दिया जाता है। मॉर्निंग शोज़ भी बस। अच्छा, एट दैट टाइम मॉर्निंग शो में आपकी सैलरी होती थी या पर एपिसोड चार्ज करती थी आप? हम लोगों की सैलरीज होती थी। अच्छा, सैलरीज होती थी। वो क्या होती थी? मेरी बहुत कम थी शुरू में। नहीं करे सच्ची? जब मैंने शुरू किया ना, कम कितने? मैं जब टीचिंग कर रही थी, सारी टीचर्स को 5-6 हज़ार दिरहम मिलती थी, मुझे 2,000 दिरहम मिलती थी। और मैं ड्रामा टीचर थी और मैं सबसे ज़्यादा काम करती थी। नहीं, ये मॉर्निंग शो में जब, हाँ बता रही हूँ कि मेरे तो नसीब में वैसी ना, काम ज़्यादा पैसे कम। हाँ, तो सैलरी उस वक्त भी इस तरह थी। फिर जब मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया तो मुझे उस ज़माने में 2003 में 1 लाख रुपए आप कहते हैं पाकिस्तानी, जो कि दुबई के हिसाब से कम थे बहुत। अच्छा, धर्म में मिलते थे? धर्म में मिलते थे। अच्छा, 1 लाख रुपए पाकिस्तानी पी के यार 2003 में। हाँ, तो आज के आप समझ लें, उस जमाने में आटा भी 15 रुपए किलो था, तो और पेट्रोल 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो बोल रहा हूँ, लीटर। तो मेरे हिसाब से आज के दौर में 5 लाख रुपए, उनकी वैल्यू इतनी है 1 लाख काइंड ऑफ। लेकिन मुझे उस पहले साल तो हाँ आई फील के बहुत कम पैसे थे जो मैंने सही है। दुबई में पहले चैनल पे शो किया। तो 1-1.5 साल जो मैंने वहाँ दुबई में काम किया, बहुत कम पैसे थे। अच्छा, फिर ये जंप होते 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 कहाँ तक चले गए जहाँ आपने छोड़ा है? मुझे पता ही नहीं था कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, ना चैनल को पता था। 2004 में मैं कराची आई और मैंने छोड़ दिया। उन्होंने भी कहा ठीक है, टाटा बाय बाय। उसके बाद जब चैनल के ऊपर भरमार हुई है ना कॉल्स की, कि और उस वक्त एक कमर्शियल नहीं चलता था इस शो पे। पहले साल मैं दुबई से जब करती थी, किधर है नादिया, किधर है मॉर्निंग शो, कहाँ है वो? उन्होंने कहा यार ये किधर है। मैं पिंडी में थी और उन्होंने कहा नहीं जी आप शो दोबारा शुरू करें। कराची से आए, घर गाड़ी चीज़ें मैं देख रही हूँ यार, ये आदत ही नहीं थी इतनी उसकी प्रोटोकॉल की। बीच में स्ट्रगल चल रही थी उन दिनों में, मतलब एक ऑफ हो गई थी मैं स्क्रीन से। जिस तरह उन्होंने मुझे बुलाया और जिस तरह फिर उन्होंने मुझे पैम्पर किया है, और ये मैंने कहा यार मतलब मॉर्निंग शो ही था, क्या हुआ? नहीं दोबारा शुरू करना है। तो मुझे हर दुनिया की फैसिलिटी उन्होंने दी कि आप दोबारा शुरू करें। तब मुझे भी नहीं पता था मेरी वैल्यू क्या है। बट एट द सेम टाइम मुझे उस वक्त भी पैकेज कम, चीज़ें बहुत थी, पैकेज कम था। तो मैं घर गई, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने मशवरा किया। मुझे कोई इतना बताने वाला नहीं था, सिखाने वाला नहीं था इस वक्त। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं आई हूँ, इस पैसों से तो मेरे सिर्फ बिल्स निकलेंगे, मैं बिल्स जमा कराने आई हूँ कराची। तो फिर मैंने उससे ट्रिपल कोट किया, विच दे सेड फाइन। उतने ही पैसे दे रहे थे मुझे दुबई वाले, 3 लाख रुपए कोट। फिर मैंने 3 लाख कोट किया। दे सेड ओके। ये कौन से सन की बात है? ये है 2006 5 की, 4 और 5 के बीच अच्छा। में। तो वहां से हुआ, फिर वो शो और ऊपर गया, और ऊपर फिर एक टाइम आया आपका मॉर्निंग शो सबसे बड़ा हो गया। हाँ, वो आया दुबई में जब मैंने जियो ज्वाइन किया। जियो दैट्स व्हेन इट बिकेम। उससे पहले बहुत देखा जाता था, लेकिन मुझे फिर भी उस वक्त इस तरह अंदाजा नहीं था। मैं तो नौकरी कर रही थी, मुझे लग रहा नहीं, जब आपका शो हिट हो गया तब आपने कहा कि यार अब तो मैं इतने पैसे लूंगी। तब भी बस फिर ये ऐसे था कि हर साल मुझे ऐसे ऐसे इंसेंटिव्स और चीज़ें दी जाती थी दुबई में कि विच वाज अमेजिंग, क्योंकि शो बहुत पैसे कमा रहा था, सीधी बात है। और ये इतनी ऑफर्स और इधर से ऐसे आते थे कि इवन ये कि आपको करना पड़ेगा हमारा चैनल, आप ये आप कर दें, आप देखिए हम आपको इतने लाख, मतलब लाखों खौफनाक उस ज़माने के पैकेजेस ऑफर होते थे। लेकिन मुझे ये था कि मैं आई एम नॉट ग्रीडी, बट मैं खुद हैरान होती थी यार इतने पैसे क्यों दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मैं जाके बैठती हूँ 2 घंटे शो करती हूँ, क्या हो गया। मुझे होता था कि मुझे ऐसा चैनल चाहिए जो शो पे पैसे लगाए, मेरे पे नहीं। तो जब मैंने दूसरा चैनल स्विच किया तब भी ऐसा मैंने कोई खौफनाक नहीं लिया था पैकेज, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी एवरी ईयर मुझे रेस देते गए, बहुत पैम्पर किया। मैं नहीं मांगती थी, चैनल मुझे जितना कमा रहा होता था तो वो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्पनसेट करते थे। तो इट वाज क्रेजी, फिगर्स मैं नहीं बता सकती बट क्रेजी। अच्छा, आपकी बातों से ज़रा मैं ये महसूस कर रहा हूँ आप टॉम बॉय टाइप की है। मैं टॉम बॉय नहीं, मैं बॉय हूँ।
अच्छा, आप गलती से कन्या पैदा हो गई हैं। हाँ, मैं कहती हूँ यार बस लाइफ कुछ ऐसी गुजरी है, मेरे अंदर वो नज़ाकत और वो लड़की वाला शर्माना चीज़ें नहीं है। मेरा मुझे लगता है मेरा जहन भी आदमी की तरह काम करता है। माय हस्बैंड सेज दिस, फैसल ने नोट किया, कहते हैं अरे तो तुम तो एक आदमी हो बिल्कुल। हाँ, ही सेज कि द वे आई फंक्शन, द वे आई वर्क, कहते हैं क्योंकि वो भी माशाल्लाह बड़े अकम्पलिश प्रोफेशनल है अपनी फील्ड में, एयरफोर्स फाइटर पायलट। तो कहते हैं नादिया जिस तरह, कहते हैं मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी सारी ज़िंदगी तुम्हारी तरह, जो कभी ना कहती है मेरे दर्द है, मैं लेट रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं रेस्ट कर रही हूँ, ऐसे छलांग मार के मैं उठती हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग, काम काम काम, और मेरा ध्यान सिर्फ काम वगैरह चीज़ों पे होता है। तो ही सेज यू आर फिनोमिनल, यू आर डिफरेंट। तो मेरा वो लड़कियों वाला, मेरा बाकी अगर कोई मेरा ब्रेन का टेस्ट करे ना, तो मेरा जहन लड़कियों की तरह काम नहीं करता। अच्छा, आप पिंडी में पैदा हुई हैं? मैं क्वेटा में पैदा हुई, अब्बा वहाँ पोस्टेड थे GHQ में, स्टाफ कॉलेज, मतलब इनके डिफरेंट वो स्टाफ कॉलेज होता है एक, वो करने गए हुए थे, कोर्सेज होते हैं इनके, वॉर कोर्सेज होते हैं आर्मी ऑफिसर्स के, तो कोई इसी तरह कोर्स। आप आर्मी फैमिली से बैकग्राउंड? हाँ, अब्बा मेरे एक कर्नल थे माशाल्लाह, तो अभी रिटायर्ड कर्नल है। वाह। लेकिन उस वक्त ही बस सर्विंग, तो उसकी वजह से पोस्टिंग वगैरह होती थी, बट स्कूलिंग कॉलेज वगैरह हैपेंड इन पिंडी। आई ग्रू अप इन पिंडी। तो आपका आर्मी की तरफ, एयरफोर्स की तरफ, तो वहाँ भी ख़वातीन हैं, आपका नहीं हुआ रुझान? उस वक्त नहीं थी, उस वक्त नहीं। When I was आर्मी में growing नहीं? up, नहीं 90s में when I was growing up, तब लेडीज वगैरह नहीं जा रही थी। लेकिन मैं जाऊंगी, मैं डरपोक भी हूँ भाई। डरपोक भी है? नहीं, मेरे अंदर जो कुछ मसले हैं ना, मैं चूहा देख के डर जाती है? नहीं, वो नहीं मसला। मेरे अंदर मसला है कि मैं गन की आवाज़, गन को देख के, या फैसल जहाज उड़ाते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकती। ये लेकिन देखिए, मैंने तो आपके साथ गनमैन भेजा आपके प्रोटोकॉल के लिए, तो आपको क्या पता मेरे क्या हाल था। मुझे बहुत डर लग रहा था। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं जैसे ही वो बैठा है, मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने मुझे वापसी पे गनमैन नहीं चाहिए। नहीं, आपको वो छर्रे वाली पकड़ा दूंगा वापसी पे इसको। मुझे हर तरह की गन, टॉय गन, या इवन वो जो नहीं आई हुई है, वो क्या उससे खेलता है, वो जो नर्फ गन है, मुझे उससे भी डर लगता है। अच्छा, हाँ, वाह, यस। तो मेरे अंदर वो वाले गट्स नहीं है। मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन ये वाली चीज़ों से मैं बहुत घबराती हूँ। गन से, पटाखे, कोई इवन बलून वगैरह बर्स्ट करता है तो मैं टेबल के नीचे घुस जाती हूँ, मुझे डर लगता है ऊंची आवाज़ से। अच्छा नादिया, एक जुमला है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि औरत की उम्र उतनी होती है जितनी वो दिखती है। करेक्ट। और माशाल्लाह बड़ा मेंटेन रखा हुआ है, आज भी आप वैसी हैं जो 2004-06 में थी। तो क्या एज क्या है? एज आई मीन माई 40s, अर्ली 40s। और 40s में है? हाँ, नॉटीज है, 40 नॉटी। हालांकि विकिपीडिया पे तो पता नहीं कौन दुश्मन बैठा हुआ है, 55-60 लिखी हुई है। ऐसी उम्रें मेरी लिखी हुई है, शर्म नहीं आती, जलते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है। जो आईडी कार्ड, मेरी वालदा की जितनी उम्र है उतनी लिख दी आपकी। बहुत उसमें उम्र लिख देते हैं, झूठे हैं सारे। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब डार्क टाइम कर रही थी तब मेरे मैट्रिक के उस वक्त एग्जाम्स हो रहे थे, तो बस लिख देते हैं। आई डोंट केयर। ऑनेस्टली वही बात है, जो आप दिखते हैं वैसा ही है, और हम में कोई ऐसा मैजिक नहीं है, हमको इतनी हमारी उम्रें हैं ही नहीं, तो हम वही लग रहे हैं जो हमारी एज है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं कभी अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट, इन चीज़ों में नहीं गई, तो इसलिए मेरी शक्ल बची हुई है। प्लस मैं नेगेटिविटी, बुराइयाँ, चुगलियाँ, मैं लड़ाई झगड़े, इनमें नहीं मैं पड़ती। मैं हर वक्त खुश रहती हूँ। रोना, डिप्रेशन मैं नहीं। अच्छा, वैसे ये जो औरतें एज छुपाती हैं, हाँ, क्या वजह है, क्या कॉम्प्लेक्स है अपनी रियल एज बताने में कि यार ठीक है मैं इतनी हूँ, क्यों छुपाते हैं? ये अब बदल रहा है ट्रेंड, अब लोग बताते हैं अपनी एज। ये 90s 80s में बड़ा होता था, कैलेंडर 25 के बाद नहीं बढ़ता था। हाँ, और उस जमाने के लोग भी अभी छुपाते हैं, लेकिन आई डोंट, अब तो लगता है कि जैसे फ़ख्र की बात है व्हेन यू से कि मैंने अब देखा है कि जी लोग कहते हैं आई एम इन माई 50s 60s एंड दे लुक यंग। बहुत रिस्पेक्ट की बात है, अब लोग पसंद करते हैं कि बताना कि मेरी ये एज है और मैं देखो ये लगती हूँ, तो दैट्स गुड। एंड एक्चुअली आजकल के दौर में 40s इज़ लाइक 30s, 50s इज़ लाइक 40s, क्योंकि लोग यंग लग रहे हैं। अपना ख्याल रखें तो आप यंग लगते हैं, आप खुश रहें, आप सही रहें, आप अच्छा ड्रेसअप रहें, फिट रहें, यू डोंट लुक दैट। टेंशन ले नहीं, हाँ, टेंशन दे दे। हाँ, जो पहले होता था ना, असल में हमारे, मैंने बहुत अपने बचपन में भी सुना है आंटियों को बोलते हुए ना, एक तो आंटी के लफ्ज़ से मुझे नफरत है, तो आधा तो वो आपको बुढ़ा कर देता है। जब लोग आपको आंटी कहते हैं, आप आधे तो वहीं बुढ़े हो गए ना। लेकिन अगर आपकी जैसे आप कोई खाला है, मामी है, खाला तो बुलाए, मेरा असूल है, मैं सबको कहती हूँ मुझे खाला बुलाओ या मुझे नाम से बुलाओ। आंटी से नफरत है आपको? ये लफ्ज़ का मतलब क्या है? ये लफ्ज़ हमारा है ही नहीं ज़बान का। क्यों? आंटी होगा जो आपकी रिलेटिव होगी। इंग्लिश में खाला को कहते हैं, भाई मैं तुम्हारी कहाँ से खाला तो मुझे होता है कि यार मैम बुलाओ। हमें बचपन में मैं हमेशा सर और मैम,
मैंने या मेरा एक और रसूल है, मैं नाम से बुलाती हूँ, अपने बड़ों से मिलती हूँ ना, तो अगर कोई समझे उनका नाम है बिल्किस, तो मैं कहती हूँ बिल्किस जी कैसी हैं आप, रिस्पेक्ट आ बिल्कुल गई। ठीक है। मैं जी लफ्ज़ लगाती हूँ, मैं कभी आंटी नहीं बोलती, क्योंकि बड़ी अजीब बात है। इस पर मैं अम्मा को भी नाराज़ देखा, हर औरत को मैंने नाराज़ ही देखा इस लफ्ज़ पे, तो मैं तो कहती हूँ डोंट कॉल मी आंटी, इट्स आई डोंट लाइक दिस वर्ड, किसी को नहीं कहना चाहिए। नादिया, आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, जिसमें है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का भी आपने लिया है, उसका जो एक्सपीरियंस बताया आपने, बॉबी देओल का, सुखविंदर सिंह का, कंगना का, और कौन कौन थे? सुखविंदर भाई से तो इतनी दोस्ती हो गई थी, रात को उनका कॉन्सर्ट था एक दिन, तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और उन्होंने क्राउड में वहाँ बोला कि मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है और मैं उसको गाना डेडिकेट करूँगा। उन्होंने पूरे एमपी थिएटर दुबई में गाना, और बड़ी अच्छी बात है, मेरी पाकिस्तानी बहन उन्होंने कहा, नादिया खान, और मैं उसको डेडिकेट करूँगा, तो मेरा फेवरेट गाना उन्होंने वहाँ गाया। अच्छा। हाँ, तो और बाकी बात है। बाकी कंगना के जब मैं बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ होते थे। कंगना मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन जब वो आई है शो पे तो उसने शॉर्ट फ्रॉक सा पहना था ना, ड्रेस। अच्छा। हाँ, इतना सा ड्रेस था, मेरे पास वो पिक्चर भी है। सही है। और उसके नीचे जो टांगे थी उस पे नील थे, नील पड़े हुए थे। और मैं वो इंटरव्यू आप देखेंगे ना तो मैं ऐसे हूँ, और मुझे पता है कि वो थोड़ा खफा हो जाती हैं, और उसकी पब्लिसिस्ट ने भी कहा था कि मतलब केयरफुल आप ना, इनसे हर बात ना पूछें, तो मैं बड़े केयरफुली उनसे बात कर रही थी। वो नील किस तरीके के आपको दिख रहे थे? पूरे इंटरव्यू में मैं नीलों को देखती रही, लेकिन मैं पूछ नहीं पाई। लेकिन आपको क्या लग रहा है? मुझे नहीं पता, फड्डा वाला नील। आई हैव नो आइडिया, वही हो सकते हैं, आई हैव नो आइडिया, लेकिन टांगों पता नहीं किस वजह से हो, लेकिन वो नील थे, तो मैं ऐसे इस तरीके के करती है ना, असल में पंगे बॉल ले लेती है इधर उधर से। हो सकता है किसी ने धो दिया हो। लेकिन फिर आप छोटा ड्रेस तो नहीं पहनते ना, फिर आप ये भी बात है, ये भी बात है, बड़े कॉन्फिडेंस से दिखा रही है भाई कि नील है, और फिर भी छोटा ड्रेस पहना है कि नील नजर आ रहे हैं। तो वो मैं डिस्टर्ब हो रही थी ना, क्योंकि मैं तड़प रही थी, मैं पूछूं क्या हुआ ये, लेकिन मैंने नहीं पूछा। नहीं पूछ लेती ना। हाँ, लाइव शो था, बस मैंने नहीं पूछा। मैंने कहा यार, क्योंकि पूछने वाली बात नहीं है कि आप किसी लेडी से पूछें नील क्यों पड़े। अच्छा, बॉबी देओल का एक्सपीरियंस? हाँ, तो बॉबी के मैनेजर ने कहा कि हम 20-25 मिनट से बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका शो है। मैंने कहा नहीं, 10 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ, मैं भी बड़ी बिजी हूँ। तो आप ऊपर से आ गई। खैर, बॉबी इज़ वेरी शाई, इज़ वेरी स्वीट। तो मैंने बॉबी देओल से बातें शुरू की। मैं तो उसकी सारी फिल्में देखी ना, शायद डायलॉग्स भी याद है। मेरा एक है मसला, मुझे फिल्मों के डायलॉग्स याद हो जाते हैं। मैंने सारी फिल्में देखी हुई सब। जो मैं इंटरव्यू शुरू किया और जो मैंने बातें पूछी हैं, और वो बोल रहा है इंटरव्यू में बीच में कि बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके, मुझसे तो कभी किसी ने ऐसी बातें की ही नहीं। तो बोलते क्या 40-45 मिनट के बाद मैंने कहा, जब 45 मिनट्स हो गए, मैं कहा बस भाई बहुत बोल रहे हैं, ये मैं चल रही हूँ भाई, मैं एम वेरी बिजी। मतलब उसने रोकने ही नहीं दिया। 45 मिनट्स इंटरव्यू चलता रहा, और फिर मैंने रोका कि बस काफ़ी हो गया। बट ही सेड कि दिस वाज द बेस्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ, कि कोई मेरे बारे, मेरे काम को जानता है और इतनी बातें मज़े की पूछ रहे हैं। फिर धर्मेंद्र जी के साथ बड़े मज़े का वाक़या हुआ कि मैं मॉर्निंग शो कर रही, और किसी ने कहा कि धर्मेंद्र जी का फ़ोन आया। मैंने कहा धर्मेंद्र कौन से वाला, क्या मतलब? मैंने कहा वहीं कोई करामा में रहता होगा धर्मेंद्र। ये कह रहे हैं वो एक्टर का आया फ़ोन कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, कि मैं धर्मेंद्र दी एक्टर बोल रहा हूँ, यूके में हूँ, मुझसे बात करें। जाओ, मजाक कर रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है। फिर 2-3 दफ़ा फ़ोन आया, मैंने उठाया। फिर एक दिन मैंने कहा जी कौन है जो धर्मेंद्र बने हुए हैं? कह रहे हैं हम वही धर्मेंद्र हैं, आपको मैं आपका शो देखा, और मैंने एक बात की थी शो में कि कूल डैड्स में धर्मेंद्र इज़ वन ऑफ द कूल डैड्स, जो अभी भी यंग लगते हैं, मज़े के लगते हैं, लेकिन उन्होंने बोटॉक्स बहुत करा लिया, फिलर बहुत बुरे कराए हैं। तो मेरे सामने एक दिन फ़ोन आया कि जी धर्मेंद्र जी का फ़ोन है, यूके से आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा जो भी फ्रॉडी है ना, मैं इसको सुनाऊंगी आज। क्या है भाई, कौन? कह रहे हैं जी हम बोल रहे हैं, धर्मेंद्र ही बोल रहे हैं, आपने भी हमारे बारे में बात की थी ना नादिया जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने एक लिस्ट बनाई थी कूल डैड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैंने उसमें बताया था कि जो अभी भी कूल डैड हैं धर्मेंद्र जी हैं, लेकिन उन्होंने बोटॉक्स और फिलर्स बहुत करा लिए हैं, तो वो उनका फेस ख़राब हो गया। तो मुझे कहते हैं कि आप सही कह रही हैं कि मेरा बड़ी ख़राब हो गया है, लेकिन मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपको शोज़ आजकल यूके में देख रहा हूँ, मुझे वहाँ की फैमिली ने दिखाया। मैंने कहा अच्छा, हो गया मजाक, हो गया प्रैंक, बस अब बंद कर दें फ़ोन। हैं आप धर्मेंद्र को बोल रही हैं? हाँ, मैं आवाज़ नहीं पहचानी आप? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी इतना, तो नहीं मुझे वो लग नहीं रहे थे। मैंने कहा जी मैं नहीं मानती। तो कहते मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने कहा वो बसंती वाले डायलॉग बोले, और मुझे कुत्ते कमीने वो वाला बोले। उन्होंने बोले,
फोन पे उन्होंने बसंती के डायलॉग मुझे सुनाए, ये इसके जो बोलते थे ना बसंती सारा, वो फिर शोले के। हाँ। मैं फिर भी नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा, कहते हैं अच्छा फिर मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ जो सिर्फ मेरे पास हो सकती है और किसी के पास नहीं होगी, आपको यकीन आ जाएगा कि मैं धर्मेंद्र ही हूँ। मैं कहा ठीक है। 5-6 दिन बाद एक वीडियो आई और उस वक्त उनकी एक फिल्म बन रही थी अपने, उसकी फुटेज थी उसमें। अच्छा अच्छा। जो कि फिल्म अभी रिलीज ही नहीं हुई थी, उसकी मेकिंग थी, उसमें एक वीडियो मैसेज था उनका सब। अरे भाई बाप रे, मैं कहा ये तो बाकी हुई। फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर सो सॉरी, लेकिन ये कि मैं यकीन नहीं किया कि आप हैं, मैंने आपकी शो पे अब कॉल लेनी है। फिर शो पे हमने उनकी कॉल ली और बस बहुत अच्छा, फिर उन्होंने मुझे बड़ा इनवाइट किया, आप इंडिया आए तो हमारे फार्म हाउस में आए। फिर मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा आपके जो बेटा है ना ये सनी देओल, ये कुछ फिल्मों में जब एंटी पाकिस्तान बात करते हैं ना, आई डोंट लाइक इट। एंड यू नो व्हाट ही सेड आई ऑल्सो डोंट लाइक इट। ओह हाँ, मैंने कहा आप उनको ये ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान में भी उनके फैंस हैं मेरे जैसे, और बहुत मत बोला करें ऐसे। नहीं, वो बेचारा भी करेक्टर करता है लेकिन है बहुत अच्छा आदमी। हाँ, वो कहते हैं हाँ बस मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि सनी ने अपनी फिल्म में एंटी पाकिस्तान बात की और उसको भी नहीं अच्छा लगा, बस मजबूरी है। बट हाँ, यादगार वाक़या है। नहीं, पंजाब के इंडियंस और ख़ासतौर पे सिख कम्युनिटी ना, वो पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं। ये गुरु नानक की वजह से और इस रकबे में वो जगह है ना, वो इस वजह से वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि पाकिस्तान की मिट्टी को चूमते हैं वो लोग। उनकी तो हॉली जगह है ना वो। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ आर्ट हो, आर्टिस्ट हो, इसमें पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। अब हमारे फवाद खान ने वहाँ जाके मतलब कितना कमाल काम किया, सबा ने, मायरा ने, सब ने, उनको तो वो दीवाने हैं इनके पीछे, लेकिन आगे और ऐसे जॉइंट प्रोडक्शंस नहीं हो रही। अच्छा, ये तो आपने बता दिया जो अच्छे अच्छे इंटरव्यूज थे, एक कोई वो भी बताएं कोई सुस्त इंटरव्यू और ट्रैक, और आप भी कह रही हो खत्म हो बस ये, या तो ये इंटरव्यू खत्म हो या ये इंटरव्यू देने वाला खत्म हो, वो कौन था? कुछ क्रिकेटर्स के साथ मुश्किल होती थी। क्रिकेटर्स के साथ? हाँ, तो बाकी बड़ा अच्छा सबको बुलवा लेते थे। नहीं, कुछ मिसबा उल हक हैं, अच्छा, वो जब आए शो पे मतलब तो मुश्किल हो गई थी भाई। मैं खुद घड़ी देख रही थी कब शो खत्म होगा, क्योंकि वो बहुत केयरफुल होकर जवाब दे रहे थे। तो मैंने बाद में पूछा भी, मैंने कहा कोई बात ही नहीं खुल के कह रहे नहीं, लोग माइंड कर जाते हैं, किसी को बुरा लगता है तो मैं कम बोलता हूँ। तो वो मुश्किल था उनके साथ कि वो बिल्कुल खुल के कोई बात नहीं कर रहे थे। पत्थर के थे वो? पत्थर के थे। अच्छा, वाकई ही वाज बीइंग केयरफुल। आई थिंक उनको पता होगा कि भाई कितनी पॉलिटिक्स चीज़ें, कुछ कह देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बाकी लोग बड़े मज़े के बोलते थे। तो शोएब मलिक शो पे आए, एनजी भाई आते थे, बड़े अच्छे खुल के बातें होती थी। अच्छा, आप मॉर्निंग शो भी कर चुकी है, आप एक्टिंग में भी बहुत आगे आगे रही हैं, तो आप एक्टिंग में कॉमेडी वगैरह आपकी नहीं दिखी? हालांकि आपका मिजाज कॉमेडी है, हिर्स भी है आपके अंदर कॉमेडी की, तो ये क्या वजह है? नहीं, मुझे कॉमेडी नहीं इतनी ज़्यादा ऑफर हुई। कोई टेलीफिल्म में आ गई थोड़ी बहुत, सही है, लेकिन बहुत ही ग्लैमरस कॉमेडीज़ मुझे मिलती थी और मुझे नहीं अच्छा लगता था। मैंने बड़ी दफ़ा कहा, मैंने कहा यार मुझे ये छोड़ के ना आप हीरोइन का मुझे नौकरानी का रोल दे दें। अच्छा। आप ये छोड़ के ना मुझे फ़कीर वाले का रोल दे दें। नहीं, या मैं कहती थी अच्छा मैं थोड़ी ग्लासेस पहन लूँ, तिल बना लूँ, मस्सा बना लूँ, ये कर लूँ, वो तो कहते नहीं, फेस नहीं ख़राब करना। और मुझे लगता है कि कॉमेडी करते हुए फेस और ये गेटअप तो चेंज होना चाहिए, क्या कॉमेडी आएगी? मुझे तो लोग इस तरह पहचानते हैं ना, जब तक मैं गेटअप नहीं करूँगी कुछ, क्या कॉमेडी आएगी? तो मुझे वो नहीं चांस मिला। मुझे ऐसे रोल में लोग लेते नहीं थे, ऑलवेज ग्लैमरस। तो मैं मुझे कॉमेडी का बहुत शौक है और मैंने कॉलेज में बड़े गेटअप्स और बड़े स्किट्स वगैरह में करती थी। मेकअप कॉमेडी में कौन सा कॉमेडियन पसंद है? कॉमेडी मुझे उमर शरीफ, उमर भाई की क्या बात है। मैं फिर समझ गया हूँ मैं, आप बेहतरीन जबरदस्त कॉमेडी करेंगे। नेचुरल के वो, अच्छा वो क्या होता है, वो सीरियस बिल्कुल फेस के साथ बात करते थे, बंदा आगे हंस के गिर जाए, हंसते नहीं थे वो कि बात करके हंस रहे हैं, सीरियस स्माइल तारा, हाय क्या बात थी उनके। मेरे तो सारे जेदी ये वो उस्ताद मेरे सारे चले गए। बहुत बड़े नाम जैसे नहीं है कॉमेडियंस। मशहूर होने के बाद नादिया लोग खुश हुए या दुश्मन बन गए? जो लोग मुझे मेरे आसपास नहीं थे ना, जो मुझे जानते नहीं थे, मुझसे कनेक्टेड नहीं थे, मेरे बहुत फैंस बने। जो सामने के लोग थे ना आसपास, वो उनको चिढ़ बल्कि कह सकते हैं, चिढ़ गए, कुछ चिढ़ते थे। क्यों? जैसे कुछ फ्रेंड्स अपनी जो हैं वो थोड़ी अच्छा मज़े की बात है, उनको लगता था कि शायद मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, कि ये अब शोबिज़ में ना इसके तो दिमाग ख़राब हो गए होंगे। भाई नहीं हुए, सेम। लेकिन लोग शायद एक्सपेक्ट करते थे कि जब ये शोबिज़ में है ये तो प्राउड हो जाएगी, स्नॉब बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन ये कि मेरे हैविंग सेड दैट फैमिली में, रिलेटिव्स में थोड़ा
उससे ज़्यादा मेरे कॉलेज में मेरी टीचर्स मुझे बहुत तंग करती थी, बहुत ज़्यादा तंग करती थी। नहीं करे? हाँ, तंग करती थी टीचर? मुझे पनिश करती थी बहुत ज़्यादा, रेगुलर, सिर्फ इसलिए कि मैं एक एक्टर हूँ। और वो मैं एक्टर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इश्क है। मैं ना पैसे के लिए ना फेम के लिए गई थी, और मुझे नसीब लेके आया है शोबिज़ में। मैंने कोई ऑडिशंस नहीं दिए, मैं कहीं नहीं गई, मुझे नसीब ने। मैं होस्टिंग की है, शोएब मंसूर, हसीना मोइन, मोहसिन अली मुझे ढूंढ रहे हैं, कराची से ढूंढते हुए आते हैं पिंडी आके मेरे माँ बाप से इजाज़त लेते हैं, मुझे पता ही नहीं। तो कुछ नसीब और कुछ टैलेंट। मुझे नहीं था कि मैं मर रही थी मुझे एक्टर बनना है, मुझे मेरे खून में था, मैं थी ऐसी। लेकिन टीचर्स बहुत तंग करती थी। उसमें उनको होता था, जैसे कॉलेज में, स्कूल में भी एंटर होना, टीचर ने बाहर निकाल देना क्लास, तुम तो बाहर जाओ। क्यों? तो मुझे पसंद ही नहीं, आई कांट स्टैंड यू। क्यों? मैंने होमवर्क किया है, मुझे टेस्ट आता है, मेरे टॉप नंबर्स आ रहे हैं ना। फिर एक टीचर है, मुझे जो काम करती थी फिजिक्स का क्रॉस कर देता था, फेल कर देता था। मैं उनके पास गई, मैंने कहा सर आपको, सर राशिद नाम था, उनको क्या प्रॉब्लम है, आपने मुझे क्यों फेल किया? कहते मैं तुम्हारे बाल नहीं पसंद, तुमने हाईलाइट किया मैं बाल, लड़कियां बाल नहीं कलर करती। इसी तरह मुझे बहुत पनिश करते थे, 9 से निकाल दिया। क्लास में मेरी पीई की क्लास थी मेरी, नहीं क्या होता है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की क्लास, सीबी कॉलेज में, टीचर बाहर कर देती थी। मैं कहती थी मेरा सारा काम हुआ है, नहीं तुम नहीं मुझे क्लास में आओगे तो मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरे बाहर खड़ा कर रहे हैं। मैं बाहर भी बाद में लड़कियों से नोट्स लेती थी, क्या हुआ क्लास में, अच्छा इससे कोई जो दोस्ती करेगा वो मेरी क्लास में नहीं आएगा। अच्छा, जस्ट लाइक दैट। तो आपका बचपन बड़ा डार्क सा लग रहा है मुझे। नहीं, डार्क नहीं था, इट वाज टफ बिकॉज ग्रोइंग अप इन पिंडी, बीइंग एन आर्टिस्ट, एक कर्ज था, क्योंकि वहाँ बच्चियाँ का एक मकसद था ज़िंदगी का, और उनसे एक एक्सपेक्टेशन थी शादी हो जाए, बस 13 के बाद रिश्ता आ जाए, शादी हो जाए। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर शादी नहीं हुई ना तो आप में कुछ प्रॉब्लम है। मेरा मकसद ही नहीं था, मुझे डेटिंग नहीं करनी थी, मेरे बॉयफ्रेंड्स नहीं थे, मुझे लड़कों से बातें नहीं करनी थी, मेरा इस तरफ ध्यान नहीं जाता था। मेरा एक था मेरा ऑब्जेक्ट, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। आई वॉज डिफरेंट। फिर लड़कियां भी इसलिए चिढ़ती थी, यार इससे मज़ा ही नहीं आता, ये तो लड़कों की बातें ही नहीं करती, ये तो इन चक्करों में नहीं है। तो लड़कियां भी कहती थी मैं बड़ी बोरिंग हूँ। मुझे होता था यार कुछ करना है, कुछ मज़े का, कुछ एक अलग दुनिया में मैं रहती थी। और साथ में मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी कि मैं 2-3 दिन पढ़ती थी तो मैं टॉप करती थी, हाईएस्ट मार्क्स आते थे। उससे अलग मेरे दुश्मन बन गए, पेरेंट्स दुश्मन बन गए, यार इसका रिजल्ट कैसे आ रहा, हाँ ये तो सिफारिश कराती होगी, बोर्ड में क्या सिफारिश कराते होंगे। तो ये चीज़ों से ना लोग दुश्मन ज़्यादा बने, अप्रिशिएट नहीं करते थे कोई कि ये इसको, ये तो डांस इतना अच्छा करती है, ये एक्टिंग अच्छी करती है, ये बोलती कितने मज़े का है। लोग कहते थे यार इसको कहें कि ऐसे ना बोला करे, रिश्ते नहीं आएंगे। भाई बच्ची शादी में, भाई बच्ची शादी, मेरी मम्मी को, भाभी की बच्ची शादी में मेहंदी में डांस कर रही थी, रिश्ते नहीं आएंगे हाय। और मैं 14 साल की होती थी उसे, 13, 14, 12 साल। 80s का दौर होगा? 90s। अच्छा, दिस वाज टफ, मतलब। और मुझे बिल्कुल ये चीज़ें नॉर्मल लगती थी। एक मैं डांस कंपटीशन में गई, डांस कंपटीशन पिंडी क्लब में, एक ईद का पार्टी थी, तो उन्होंने कहा सब बच्चे अब डांस के लिए आगे आएंगे, जो बच्चा जीतेगा उसको 3 महीने पोल्का की आइसक्रीम मिलेगी, वाउचर्स। अब मैं देख रही हूँ सब मेरे आंटी अंकल खड़े हैं, 50 लड़के आ गए, बच्चे लड़के, मैं अकेली लड़की आई हूँ। मैं भी डांस, 1 वे टिकट लग रहा है, कोई गाना मैडोना का लग रहा है, और बच्चे ना मुझे ऐसे डर के पीछे कि लड़की डांस कर रही है, कर्नल साहब की बच्ची डांस कर रही है, छोटे छोटे यार हम। तो आंटियाँ ऐसे पीछे हो रही हैं, लड़के भी घबरा गए, एंड में मैं अकेली ही रह गई और मैं जीत गई, लेकिन किसी ने तालियां नहीं बजाई। दे थॉट आई वॉज वियर्ड। मैं उसमें जीती हूँ, उस माहौल में। 90s में गोल्फ खेल रही हूँ तो इतराज़ हो रहा है पैंट शर्ट क्यों पहनती है, हालांकि मैं अब्बा की शर्ट, अब्बा की पैंटें खुली खुली, अब्बा मुझे कहते थे पहनो ताकि कोई बात ना हो, अब शलवार कमीज़ में तो नहीं गोल्फ हो सकती, वो भी लोगों को एतराज़ 90s में, भाई ये बच्ची पैंट शर्ट पहन के गोल्फ खेल रही है। जिंदगी में जो करना चाहती थी कर चुकी हैं, या करने की ख्वाहिश अभी भी है कुछ है ख्वाहिशात जिंदगी? मुझे लग रहा है अभी तो बेस्ट टाइम है कि बहुत कुछ हो सकता है। मैं वक्त के साथ बदलती हूँ नादिर, मुझे वो नहीं होता। लोग होते हैं ना, अरे हमारा वक्त बड़ा अच्छा था 90s का, 2000। मैं कहती हूँ जो आज का वक्त है वो बेस्ट है, और उसके हिसाब से आप चेंज हो। तो मैं अपने आप को री इन्वेंट करती रहती हूँ। यूट्यूब 2016 में मैंने शुरू किया। मुझे होता है कि वक्त के साथ साथ चलें, पुराने वक्त में ना रहें।
तो आई थिंक अब तो और चैलेंजिंग और मज़ेदार हो गया। अब तो एवरी डे देयर इज अ न्यू चैलेंज, समथिंग न्यू टू लर्न। मैं तो एंजॉय करती हूँ। अच्छा नादिया, आप पब्लिक फिगर हैं, आपके पर स्टार भी हैं, फैंस भी हैं, फॉलोवर्स भी हैं। हर फॉलोवर फैन भी नहीं होता, कुछ लोग तो घर तक पहुंच जाते हैं। कोई ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसा बंदा बंदी, अंकल आंटी, बच्चा बच्ची, कौन है कोई ऐसा यादगार बंदा जो घर पहुंच मतलब गया? जिससे एक ऐसा फैन हो जिससे आपको खतरा महसूस हो, जिससे खतरा आपको महसूस हो खौफ हर आए। लिहाज से। हाँ, एक लड़की थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉल करती थी, और अम्मी मेरी बड़ी सिंपल थी। अम्मी हमारे घर में एक फ़ोन था, अम्मी ही उठाती थी। तो वो बार बार फ़ोन करती थी, तो अम्मी कहती थी बेटा उससे बात कर लो। मैंने एक दफ़ा बात करी, 2 दफ़ा, फिर इतना फ़ोन करे। मैंने क्या कहा बात मम्मी क्या करती थी? बस मुझे आप बहुत पसंद है, मुझे मैं पागल हूँ आपके पीछे, आप बहुत स्वीट हैं, आप बहुत अच्छी हैं। अभी मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ 10 गलत सेकंड के इंटेंशन बाद। से तो नहीं थी? नहीं, बस मुझे बस एक दफ़ा जब बात कर ली मेरी तरफ से हो गया। जब वो रोज़ बार बार फ़ोन करने लगी ना, उसके फिर ख़त आने लग गए। उसने एड्रेस ले लिया अम्मी से कि मैंने नादिया कुछ भेजना है। अच्छा जी आ गया, सोने की उसने सेट भेज दिया। मैंने कहा अम्मी भिजवाएं वापस। मैंने वापस भिजवाया, फिर रोज़ कोई ना कोई चीज़ आने लग गई। फिर उसके बाद हम वापस भिजवा देते थे जब कोई चीज़ आती थी। उसके बाद खून के ख़त आने लग गए। अच्छा, हाँ जी। वो मुर्गी का खून तो नहीं था? बस मैं आई वाज सो डिस्कस्टेड कि मैंने कहा यार ये पागल लड़की। मैंने कहा अम्मी अब इसका फ़ोन नहीं उठाना। तो फिर उसके क्या वो क्या था, एजेंडा क्या था उस लड़की मुझे का? नहीं समझ आया कि ये दोस्ती चाहती करो। क्या है। बस मुझे आप बहुत बाय अच्छे लगते हैं, डिफॉल्ट मुझे लड़की आपसे तो नहीं थी मोहब्बत। वो समझ रही है ना बात को, वो जो होती अल्लाह है। जाने में मिली नहीं, आवाज़ से तो लड़की लगती थी। लेकिन ये कि उसका फिर जब ये ख़त इस तरह आए ना, उसके बाद उसके ख़त आने शुरू कि मैं खुदकुशी कर लूँगी मैं, अगर आपने मुझसे फ़ोन पे बात नहीं की। उसको होता था बस रोज़ मैं फ़ोन पे बात करूँ। कौन पागल है, तो पता नहीं कौन साइको औरत थी। फिर मैंने कहा अम्मी ना, उस वक्त CL आए था कि नंबर भी नहीं आते थे, पता भी नहीं चलता था कहाँ से फ़ोन कर रही है क्या। फिर मैं कहती थी कब वो वक्त आएगा जब नंबर नज़र आएंगे। फिर मैंने कहा एक वक्त आएगा जब फ़ोटो भी नज़र आएगी, वीडियोस भी सामने, लोग पता है ऐसे फ़ोन होंगे हम सामने देख सकेंगे किसका फ़ोन आया है। अच्छा। मेरे लिए तो वही उस दिन इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की मैं कहती हूँ रेवोल्यूशन थी जब नंबर डिस्प्ले होने लग गए थे। आई वाज सो हैप्पी। क्या बात है नादिया खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आपने ये पॉडकास्ट में आके ये तासुर तोड़ा, जो एक तासुर बन गया था, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं आई, ये बात है कि मैं ना चाहते हुए भी मैं आई, एंड आई एम ग्लैड आई केम टू योर शो। थैंक यू। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू नादिर। और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा इंटरव्यू, बहुत अच्छा सिलसिला रहा। आई एंजॉयड इट। थैंक यू। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, देखिए हर बात पे भरोसा नहीं किया जाता भाई। अब जैसे वो नादिया खान ने जो स्टेटमेंट दिया था, आप सब लोग एक नीचे कमेंट्स में तूफ़ान बदतमीज़ी कर रहे थे, अब देखें ना उन्होंने खुद क्लेरिफिकेशन दे दी है चीज़ की। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और आज की पॉडकास्ट बहुत अच्छी हुई, मुझे बहुत मज़ा आया नादिया खान के साथ, क्योंकि हम इन्हें बचपन से देखते आ रहे हैं। फीडर पीते हुए हम तो देखते थे। आदि होगी। ला इसका ID कार्ड ला जरा। नहीं, आप वाकई बहुत सीनियर हैं यार। जी आप जी, बहुत नो डाउट, सीनियर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको बेस्ट विशेस दूंगा। आप आगे भी इन फ्यूचर यूट्यूब पे जो भी कर रही हैं वो कामयाब हो, और इंशाल्लाह होगा। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ब्रेक लगाएंगे, इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और नादिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।